इसके बारे में नहीं है। सही है। शाहमूद कुरैशी साहब कल गिरफ्तारी देंगे, ये भी खबर आ जी, मैं आ रहा हूँ उसी के ऊपर। अब जेल भरो तहरीक का कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब-ओ-गरीब है। अच्छा, होता यह है कि जब आप जेल भरो तहरीक की बात करते हैं तो फिर आपके खिलाफ जो मुकदमात चल रहे होते हैं उनमें आपने जहाँ जहाँ जमानत की दरखास्तें दी होती हैं आप वो वापस ले लेते हैं कि हम तो जी जेल में जाएंगे। अच्छा, अब ये शुरू हो जाए आप ऊपर इमरान खान साहब से, वो तो कल ही जमानत लेके गए हैं। तो ये मुझे अजीब सा लगता है और साउंड भी अजीब सा करता है कि लीडरशिप तो घर बैठेगी और मजे लेगी। ये तजाद हमने इसका जिक्र पहले भी किया था कि एक तरफ जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी, दूसरी तरफ जेल भरो, तो ये मतलब ये तजाद है क्या? तो फिर दूसरी तरफ भी बुखारी साहब खबरें हैं तो दूसरी तरफ भी है कि पंजाब हुकूमत ने भी अपनी हिकमत अमली जो है वो बिल्कुल रेडी रखी है। देखिए, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जब अपोजिशन पार्टी जो है, जो कि अपोजिशन है पीटीआई, वो जब किसी किस्म की तहरीक लॉन्च करने की का आगाज़ करते हैं या ऐलान करते हैं तो हुकूमत वक्त भी फिर अपनी स्ट्रेटजी तय करती है। सही है। हुआ ये था, मैं एक मिसाल देता चलूँ माजी की, कि माजी में भी एक दफ़ा इसी तरह से जेल भरो तहरीक शुरू होनी, ख़ासतौर से पीपल्स पार्टी के भुट्टो साहब की हैंगिंग के बाद। अच्छा। तो वो करती ये थी ज़ियाउल हक की हुकूमत कि उनको गिरफ्तार करती थी, पकड़ लेती थी। अच्छा। और वो पुलिस वैन्स में बिठा के या बसों में बिठा के जो उन्होंने एंगेज की होती थी, ले जाके दूर उनकी तलाशी लेके सब चीज़ें छीन के उनको रात की तारीकी में कहीं छोड़ आते थे। वो फिर किस तरह वापस आते होंगे वो सोच रहे, दोबारा नहीं जाता था वो जेल में, मतलब गिरफ्तारी देने के लिए। तो इन्होंने भी इसी तरह की स्ट्रेटजी बनाई। उन्होंने कहा कि हमारे पास लाहौर की जेलों में तो जगह नहीं है, ठीक है, ना इर्द गिर्द की जेलों में जगह है, लिहाजा हम आपकी खिदमत के लिए आपको या तो मियाँ वाली ले जाएंगे, अच्छा वैसे या डेरा गाजी खान ले जाएंगे। खबर पड़ी है ना तो मैं वैसे कंफ्यूज थी, मैंने कहा मैंने बुखारी साहब से पूछना है कि मियाँ वाली और डीजी खान वाली क्या स्टोरी है, तो इसके पीछे ये कहानी है। सिर्फ ये कहानी नहीं, वाली और डीजी खान की जेलें जो हैं ये बड़ी इनफेमस है, यानी बड़ी मशहूर है इसलिए कि वहाँ कैदियों के साथ जो सलूक होता है और जिस तरह का वहाँ माहौल है वहाँ रहना इतना आसान इसका मतलब है ढके छुपे अल्फाज में मैसेज कन्वे हो गया। मैसेज हो गया कन्वे होने की, जनाब आ जाइए। दूसरा उन्होंने ये अक्लमंदी की है मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो ये कि चंद सिलेक्टेड जगह जो लाहौर की हैं वहाँ पर उन्होंने दफ़ा 44 लगा दी है। अच्छा, कि आप 5 आदमियों से ज़्यादा वहाँ नहीं आ सकते। अच्छा। ये उसको अवॉइड करने की कोशिश है कि अगर 200 बंदा फ़र्ज़ कीजिए गिरफ्तारी देने आ रहा है तो 4000 बंदा उनके साथ ना आए। अच्छा, उनको रोकेंगे ऑब्वियसली, जब उन्होंने फैसला कर लिया तो वो उनको रोकेंगे। तो अब आ जाए दूसरी बात, शाह महमूद कुरैशी आपने कहा कि वो कल गिरफ्तारी देंगे। इस तारीख के बारे में कोई प्रेडिक्शन करना इतना आसान काम नहीं है, इसलिए कि ये कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस्ड बात नहीं है गिरफ्तारियाँ भरना और ये सोच के जाना कि हम जेल जा रहे हैं। अच्छा। और ख़ास तौर से एक और ढकी छुपी धमकी जो हुकूमत की तरफ से आई है वो इससे भी अहम है। अच्छा। उनका जो स्टूडेंट्स होंगे हम उनके तालीमी इदारों से उनको रस्टिकेट कराएंगे। अच्छा। उनको निकाल देंगे ताकि मतलब है कि उनका कैरियर गया, वो पढ़ नहीं सकते मजीद। जो बिजनेसमैन होंगे वो उनके हम बिजनेसेस देखेंगे, वो टैक्स वैक्स देते हैं प्रॉपर्ली के नहीं देते टैक्स और बैंक रिकॉर्ड की जांच पड़ताल। ये एक ढकी छुपी धमकी तो मैंने करार दे दिया इसको, लेकिन ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अच्छा। कि आप लोगों को डिस्करेज करें कि भाई जरा सोच समझ के गिरफ्तारी दीजिएगा, आपके गले में फूलों के हार नहीं डालने, निब्बड़ हम आपसे लेंगे। स्मार्ट आई गेस मेरे ख्याल में इट्स ए स्मार्ट मूव। आई डोंट नो इसका क्रेडिट किसको देना चाहिए, आप समझ रही हैं ना मेरा क्या मतलब है इससे। एनीवे, तो ये स्ट्रेटजी जो है ये तय हो गई है। और दूसरी बात जो ये है कि ये सवाल बहरहाल उठेगा कि भाई साहब आप जो है वो आप खुद तो लीडर के तौर पे घर बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल से लास्ट मिनट पे शाह महमूद कुरैशी का नाम इसीलिए शामिल किया गया क्योंकि वो वाइस चेयरमैन है पार्टी के, अगर आपको याद हो अच्छी तरह से। तो ये मेरे ख्याल से अभी कुछ प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते। अच्छा। ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रेसिडेंट हमारे पास मौजूद नहीं है। अब देखते हैं, ये कहते हैं ना फील्ड खुली है, या वाह पे जाने या राह पे जाने, ये कल उनको पता लगेगा। उस वक्त बाकायदा ऐलान हो गया है वो खबर जिसके बारे में जो है कयासराइयाँ पहले होती रही, उसके बाद फिर जो है वो फैसले हुए और उसके बाद फिर काफ़ी चीज़ें बीच में हुई। जी काफ लीग तो नहीं शामिल हो रही, परवेज़ इलाही साहब शामिल हुए, तो परवेज़ इलाही साहब जो है वो फाइनली शमूलियत अख्तियार कर चुके हैं, अब वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहलाएंगे। देखिए, थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा आपको कि ये तहरीक कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग जो है ये किन हालात में बनी थी। ये आपको याद होगा जब मुशर्रफ साहब बरसरे इक़्तिदार आए थे तो कोई 2 साल के बाद फिर उन्हें ख्याल आया कि एक सियासी फसाड भी होना चाहिए, लिहाजा एक किंग्स पार्टी बनी थी जिसका नाम रखा गया था कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग। चूँकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जलावतन हो गए थे और पार्टी जो है उनकी बेगम साहिबा मरहूम जो कुलसूम नवाज थी उनके सुपुर्द हो गई थी, लिहाजा चौधरी बिरादरान ने फिर अपने रास्ते जुदा कर लिए थे। और यूँ वो किंग्स पार्टी का हिस्सा बनने के बाद इक़्तिदार में भी फिर आपको पता है कि वो आ गई थी, पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन गए थे। परवेज़ इलाही साहब जो चौधरी शुजात साहब हैं वो इंटीरियर मिनिस्टर भी बने, आपको अच्छी तरह याद है। फिर वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर भी बने थे।
तो इसकी तारीख तो ये है कि ये एक किंग्स पार्टी के तौर पे सामने आई थी, लेकिन बिल आखिर फिर चौधरी शुजात साहब चूँकि बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत वेटरन लीडर हैं सियासी, तो उनकी हिकमत अमली से काफ लीग ने फिर अपना एक इमेज जो है वो डेवलप कर लिया था, जिसमें यकीनी तौर पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब बहुत अहम हिस्सा थे उसका। लेकिन पॉलिटिकली तो चौधरी साहब ही एक्टिव थे ना, चौधरी शुजात साहब से ज़्यादा हमने देखा। देखें वो उन्होंने चूँकि दारोमदार सारा कुछ उन पर छोड़ दिया हुआ था, लिहाजा उन्होंने ये मैंडेट दिया था चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कि वो पार्टी के फैसले करें, पार्टी को चलाएं, पार्टी की फंडिंग सारा कुछ उनके सपोर्ट कर दिया था। लेकिन जब फिर इमरान खान की हुकूमत को जवाल आया है तो फिर उसके नतीजे में जनाब परवेज़ इलाही साहब जो है अल्टीमेटली चीफ मिनिस्टर बन गए थे पीटीआई के, अगर आपको याद हो, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। लेकिन ये कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग का एक बड़ा हिस्सा वो मर्ज हो जाएगा जाके पीटीआई में, ये किसी के वहम व गुमान में भी नहीं था। सही। इसकी सबसे बड़ी वजह करार दी जा रही है कि उन परवेज़ इलाही साहब के जो बेटे हैं मोनिस इलाही साहब, वो चूँकि बहुत एक्टिव हैं, वालिद साहब अब उनके चूँकि ज़ाहिर है वो भी एज्ड आदमी हैं, तो उनके ज़ेरे असर मेरे ख्याल से उनके वालिद साहब जो हैं उन्होंने फैसला किया कि बाकायदा तौर पर पीटीआई का हिस्सा बना जाए। सही। लेकिन वो आजकल किधर है बुखारी साहब? वो खुद तो खैर बाहर हैं। अच्छा। वो तो जब आएंगे तो देखा जाएगा। लेकिन दो बड़े सवाल उठ गए हैं इसके साथ ही। एक तो ये कि क्या पूरी जो कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा शामिल हुआ है, क्या उनको पार्टी के अंदर वो पजीराई मिलेगी जिसकी वो तवक्को लेके वहाँ गए हैं या नहीं लगेगी? आज उसका एक इजहार हमने देखा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की फवाद चौधरी साहब ने ये ऐलान करने के लिए कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो फॉर्मली अब तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, तो उन्होंने उनके कान में कहा कि जरा वादा किया है मेरे नाल उसका भी तो तज़किरा कर दें थोड़ा सा। तो फिर फवाद चौधरी ने कहा कि हाँ, वो इनको सदर बनाए जाने की तहरीक जो है वो भी हमारे सामने है और उसके ऊपर पार्टी मुशावरत से फैसला करेगी। तो ये अच्छा इब्तिदा नहीं वैसे बुखारी साहब, जब इस तरह से कोई बड़ी शख्सियत, और परवेज़ इलाही साहब यकीन बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है, जब कोई बड़ी शख्सियत को पार्टी ज्वाइन करती है तो अगर सदर का ओहदा देना होता है तो वो अनाउंस होता है, मतलब पहली बात ही ये वो मेरे ख्याल से बिल्कुल आपने सही पकड़ी, आपने बात सही पकड़ी है। तो ये किस किस्म का लारा है जो फिर एक बार देखो, मैं हम ये दुआ नहीं करते कि इस पर कोई इख्तिलाफ हो, लेकिन मुझे लक्षण अच्छे नहीं लगे हैं इब्तिदा में ही, और अगर जो वादे किए गए हैं वो अगर पूरे ना हुए तो ये इत्तेहाद जो है या ये जो जम होना है ये ज़्यादा देर मुझे लास्ट करता दिखाई नहीं देता। मेरी दुआ ये नहीं है, लेकिन ये कि खान साहब अगर समझते हैं कि उन्होंने सिर्फ ट्रिक इन किया है चौधरी परवेज़ इलाही को, चौधरी परवेज़ इलाही भी काफ़ी घाघ सियासतदान है, इतना आसान नहीं होगा उन्हें धोखा देना। लेकिन बुखारी साहब, ये तो चौधरी साहब के लिए तो कोई अच्छी सूरत हाल नहीं होगी। ये इंजमाम नहीं है, क्योंकि मुस्लिम काफ जम नहीं हुई, ये इंडिविजुअल हैसियत पर परवेज़ इलाही साहब। अगर तहरीक इंसाफ में उनके वादे पूरे नहीं किए जाते तो फिर वापस वो किधर जाएंगे? कहीं भी नहीं। वो उनकी जो आइडेंटिटी थी वो खत्म हो गई है। अब वो या आप उन्हें जानेंगे पीटीआई के हिस्से के तौर पर, या फिर आप उनको पॉलिटिकल नॉन एंटिटी के तौर पर जानेंगे, ये तो तय हो गया है। सही। दूसरी बात यह है कि कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग नून काफ जो है उसका वजूद ख़त्म नहीं हुआ है। चौधरी शुजात साहब जो हैं वो उसके बाकायदा सदर हैं, बाकायदा इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड पार्टी है उनके नाम से। आज हमने जो देखा, जो बयानिया उस तरफ से जारी किया गया है, उसमें उन्होंने कहा कि हमने निकाल दिया है चौधरी परवेज़ इलाही को, चूँकि वो पार्टी के मैंडेट के खिलाफ किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होने जा रहे थे। सही। और उनके साथ ही उनके वो तमाम एसोसिएट्स जो उनके साथ गए हैं पार्टी में, उनको भी। तो कायद-ए-आज़म काफ लीग जो है, मुस्लिम लीग काफ, वो एज ए पार्टी मौजूद है और हमें तवक्को है कि वो मौजूद रहेगी। अच्छा। लेकिन ये जो आगाज़ है इसने उस पार्टी के इमेज को नुकसान ज़रूर पहुंचाया है। ऑब्वियसली जब पार्टी किसी दूसरी पार्टी में उसका आधा हिस्सा मर्ज हो जाए तो आप मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा परवेज़ इलाही साहब बड़े एक्टिव रहे अपनी पार्टी में। मुझे बताइएगा कि ये सिर्फ परवेज़ इलाही साहब ही हैं, इनके पीछे भी कोई लोग इनको फॉलो करते हुए काफ लीग से शमूलियत इख्तियार करेंगे तहरीक इंसाफ में, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का फैसला है और वो जिन भी प्रेशर्स के अंदर उन्होंने लिया है? तौर पर तो बज़ाहिर ये लगता है कि जो 10 MPs थे इनके साथ वो, अच्छा, और परवेज़ इलाही साहब और उनकी फैमिली के जो अरकान है, मोनिस इलाही है और दीगर लोग हैं, वही शामिल हुए हैं। अच्छा। जो इम्पोर्टेंट बात मेरे ख्याल से यहाँ इस वक्त की जानी चाहिए वो ये है कि अब आगे चूँकि पीटीआई जो है उसको बड़े बड़े चैलेंजेस जो है वो दरपेश हैं। सबसे पहला चैलेंज तो है जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया है जेल भरो तहरीक का। सही। इसमें भी अब लोग मेरिट्स पर जज होंगे। अच्छा, इसमें देखा जाएगा कि काफ लीग का जो हिस्सा मर्ज हुआ है, यानी चौधरी परवेज़ इलाही एंड कंपनी क्या परफॉर्म करते हैं।
ख़ासतौर से गुजरात के हवाले से, क्या वो उनकी तवक्कात पर पूरा उतरते हैं कि नहीं है। टेस्ट पहले दिन से ही शुरू हो जाएगा, ये तो कोई दो राय